हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स डेली बाय नॉलेज आप। तो आज है 10 फरवरी। तो आज से जुड़ी जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम लोग इस वीडियो में जान लेते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपसे कभी मिस ना हो जाए। और अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ के साथ। तो सबसे पहली न्यूज़ है IUCN, यानी जिसका मतलब है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इन्होंने डिक्लेयर किया है जो आरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क जो कि गुरुग्राम में है, उसे एज इंडिया की पहली OECM साइट। अब ये OECM का मतलब क्या होता है? ये जो अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स जो होते हैं ना, उस चीज़ के लिए ये अभी यानी उसकी जो फर्स्ट साइट को, इंडिया की जो फर्स्ट साइट है उससे बनाया गया है। किसको? आरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क जो कि गुरुग्राम में है, गुरुग्राम में है। अब ये सारी चीज़ें किसके द्वारा हुआ है? ये हुआ है IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्विंग नेचर। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान देनी है। अब ये सारी चीज़ें कब हुई थी? जो 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हुआ था ना, उसी दिन ये सारी चीज़ें हुई है। बात कर लेते हैं आरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क के बारे में। तो यहाँ ये टोटल 390 एकर्स ऑफ लैंड के हैं, और इसमें देखा जाए तो ऑलमोस्ट 300 नेटिव प्लांट्स हैं और 1,01,000 टोटल ट्रीज है यहाँ पर, और 4,300 स्क्रब्स हैं। ऐसे बहुत सारी यहाँ पर कुछ आप देख सकते हैं, ये सारी स्पीसीज, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। अब ये थोड़ी सी चीज़ें ध्यान दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हरियाणा में है, तो हरियाणा में हो रही है। गुरुग्राम कहाँ पर है? हरियाणा में। तो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। उसके जो चीफ मिनिस्टर है वो है मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म्स है जैसे कि लूर डांस, गुग्गा डांस, ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट घूमर डांस, ये सारी चीज़ें हरियाणा की ही है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको थोड़ी ध्यान देनी है। अगला है पावर मिनिस्टर जो है उन्होंने लॉन्च किया है। अब ये पावर मिनिस्टर कौन है? जो राजकुमार सिंह जो कि यूनियन में है, यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने लॉन्च किया है पावरथॉन। ये एक नामक प्रोग्राम है जो कि इस बार होने वाली है, फॉर एनेबलिंग एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो अब ये सारी चीज़ें कैसी होगी, क्यों होगी? देखिए, इसमें क्या है कि एक MOU साइन किया गया है REC लिमिटेड, जो एक कंपनी है REC लिमिटेड यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन्होंने और सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इनके नामक इन दोनों के साथ एक MOU साइन हुआ था। तो ये इसी के द्वारा आगे बढ़ाने के लिए जो पावरथॉन ये नामक प्रोग्राम है इसे लॉन्च किया गया है। अब ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जो कि यूनियन मिनिस्टर, जो कि पावर मिनिस्टर है, राजकुमार सिंह। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको थोड़ी ध्यान देनी है। और इसमें अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो ये वो लिंक है, रजिस्ट्रेशन लिंक, जिसके द्वारा आप क्लिक करके आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई। अगली न्यूज़ है हेल्थ मिनिस्टर जो है मनसुख मंडाविया, इन्होंने लॉन्च किया है IMI यानी इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, ये नामक प्रोग्राम है जो जिसकी अभी ये 4th वर्जन है फॉर चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन। इनके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। क्या क्या प्रोग्राम है? IMI यानी इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, ये नामक प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देनी है। अगली है, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है IFLDP फॉर कंटिन्यूएशन विथ एन आउटले ऑफ 1700 करोड़। अब ये जो IFLDP, इसका मतलब क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। जो इंडियन फुटवेयर एंड लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये हो गई। इस प्रोग्राम को यानी इसको क्या किया, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है उनकी कंटिन्यूएशन करने के लिए 1700 करोड़ की
यानी इन्वेस्टमेंट या फिर जो भी उनके प्लान्स थी उसके हिसाब से, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि 2026 तक ये जो पैसे हैं ये इनको मिल जाएंगे और इसको जो भी वो लोग करना चाहते हैं, जो भी इनकी प्लान्स है उस पर ये लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्राम, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब बात कर लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब ये सारी चीज़ें किसके अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आती है। तो उसके बारे में जान ले। तो यूनियन मिनिस्टर इनके हैं पीयूष गोयल जी, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात करें सोम प्रकाश जो कि पंजाब से हैं, और अनुप्रिया पटेल जो कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से हैं। अगला है, गवर्नमेंट ने कंटिन्यू करना चाहती है उनकी जो RYS के जो स्कीम है आने वाले 5 साल तक, यानी नेक्स्ट 5 ईयर्स तक इसे बढ़ा दिया गया है। अभी RYSK का मतलब क्या है? जो राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम जो है वो। अब इसमें क्या होता है, इसके साथ क्या होता है, जो यूथ है उनको नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में एंगेज करने के लिए बात हो, और नेशनल यूथ पॉलिसी जो आई है उसके तरफ से जो यूथ, इसकी जो डेफिनेशन है यूथ उसकी बात करें तो ये जो 15 से लेकर 29 तक की जो एज में होते हैं उनको यूथ कहा जाता है। और इन लोगों के लिए ताकि पर्सनालिटी और लीडरशिप क्वालिटीज़ को बढ़ोतरी देने के लिए ये जो नेशनल बिल्डिंग एक्टिविटीज़ होते हैं वो सारी चीज़ें इस प्रोग्राम के अंडर में आती हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ के जो यूनियन मिनिस्टर है उसके बारे में। तो अनुराग सिंह ठाकुर जो है वो अभी यूनियन मिनिस्टर है किसके? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के। अगला है IIT मद्रास, इन्होंने एस्टैब्लिश किया है एक्वा मैप सेंटर टू सॉल्व इंडिया की जो वाटर क्राइसिस है उसको। अब ये एक्वा मैप, इसके बारे में आपको अगर जानना है तो ये एक प्रोग्राम है, यानी एक सेंटर है जो कि इंडिया की जो वाटर क्राइसिस होती है ना उसके ऊपर कुछ डील करती है या फिर उसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट की काम करती है। और इस प्रोजेक्ट की पूरी बात किया जाए तो 3 करोड़ ये इस प्रोजेक्ट में लगाया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान देनी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं IIT के बारे में। IIT मद्रास ने किया है। तो IIT मद्रास के जो डायरेक्टर है वो है कामाकोटी विजय नाथन, ये नामक इंसान है जो कि अभी IIT मद्रास के डायरेक्टर है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लें खुद से। वैसे वो सारी चीज़ें उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे 6 वाटर इनोवेशन विलेजेस बनाई जाएगी और ये सारी चीज़ें अब उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ जानना ज़रूरी है। सिंपल से आप इतना जानिएगा कि एक्वा मैप ये जो प्रोग्राम है, ये सेंटर है, किस चीज़ के लिए बनाया जा रहा है? इंडिया की वाटर क्राइसिस को उसकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन के लिए। और ये किसने ये इस्टाब्लिश किया है, यानी एस्टाब्लिट किया है, वो किए हैं IIT मद्रास के द्वारा। अगला है PMKSY, ये जो प्रोग्राम है इसे भी एक्सटेंड कर दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 26 यानी मार्च 26 तक, ठीक है। तो अभी इसका मतलब क्या है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ये जो प्रोग्राम है इसको भी अभी एक्सटेंड कर दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 26 तक। इसकी कॉस्ट आप देख सकते हैं 4600 करोड़ की, और इसकी जो टोटल आउटले है, तो अब ये उतनी नंबर आपको कभी पूछी नहीं जाती है, बट हाँ इतनी जान सकते हैं कि कौन से प्रोग्राम्स को ये एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। अगला है LIC जो कि 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट और 10th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है ग्लोबली। वो ऑफर कर रही है हाईएस्ट रिटर्न ऑफ, ये जो ROE कह सकते हैं वो 82%। ये रिपोर्ट आई है किसकी रिपोर्ट के द्वारा? जो क्रिजिल की रिपोर्ट है उसके द्वारा देखा जाए तो LIC बन गई है 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट और 10th मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबली कंपनी, यानी ये बन चुकी है, कंपनी बन चुकी है। अब ये सारी चीज़ें क्यों आ रही है? क्योंकि आप सभी को पता ही होगा इंडियन गवर्नमेंट क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है।
तो उसी के थ्रू क्या होगा, जो LIC है उसका एक IPO आएगा। अगर आप शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं आपको पता होगा IPO का मतलब, जिसका मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इन्होंने तो इसके द्वारा क्या है कि टारगेट रखा हुआ है कि ऑलमोस्ट 70,000 से लेकर 1 लाख करोड़ तक की डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती है, जो कि ऑलमोस्ट 5 to 7% की के दायरे में LIC की वैल्यू, यानी LIC की जो 100%, वो तो अभी गवर्नमेंट कंपनी है, तो अब उसमें से 5 to 7% जो है वो मार्केट में रिलीज़ कर सकते हैं, यानी सेल कर सकते हैं अपनी स्टेक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होने में अभी टाइम है, लेकिन देखा जाए कब होता है कब नहीं। ठीक है, तो इसकी जो रिटर्न ऑफ इक्विटी जो है वो 82% तक पहुंच गई है, ये कहा जा रहा है किसके रिपोर्ट के द्वारा, क्रिजिल के रिपोर्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको थोड़ी ध्यान देनी है। अब बात कर लेते हैं LIC के जो चेयरपर्सन है उसके बारे में। उसका नाम है MR कुमार, और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है राजकुमार, सिद्धार्था मोहंते और IP मिनी PC पटनायक। ठीक है, ये लोग हैं, और इसकी जो हेडक्वार्टर्स है वो है मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। RBI ने एक्सटेंड कर दिया है रेस्ट्रिक्शंस ऑन कर्नाटका की जो मिलनाथ कोऑपरेटिव बैंक है उसके ऊपर टिल May 17, 2022 तक। यानी जो कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं जो RBI के द्वारा लगाए जाते हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट करने के लिए, और जो RBI की और इंडियन गवर्नमेंट से बनाई हुई कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो कि 1949 में आया था, उसके द्वारा देखा जाए तो एक सेक्शन है, यानी सब सेक्शन 1 और सेक्शन 35A के अंदर लिखा हुआ है, और सेक्शन 56 में लिखी हुई कुछ रूल्स और कुछ पावर्स को सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया था कर्नाटका की जो मिलत कोऑपरेटिव बैंक है उसकी, इसके ऊपर। तो वो अभी May 7 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान देनी है। अब बात कर लेते हैं RBI के बारे में। तो RBI के गवर्नर है वो है शक्तिकांता दास। आपको मुझे कमेंट करके बताना है तो ये कितने वे नंबर के गवर्नर है। ठीक है, और इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो है मुंबई, महाराष्ट्र में, और इसके फाउंड किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। अगला है L&T, यानी जो लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड है, उन्होंने और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, इन दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप बनाया है ताकि डेवलप कर सके और रेगुलेट कर सके सेक्टर क्लाउड ऑफरिंग। यानी जो ये जो प्रोग्राम होते हैं ना, रेगुलेटेड प्रोग्राम नहीं है ये, रेगुलेटेड सेक्टर क्लाउड ऑफरिंग जो होती है। आप सभी को पता ही होगा कि अभी क्या है, जो जितने भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी लोग हैं उन लोगों को ये सारी चीज़ें पता ही होगी। क्लाउड कंप्यूटिंग बोलकर एक टेक्नोलॉजी होती है जिसमें क्या है कि हम लोगों को जो भी स्टोरेज है उसे हम लोग क्लाउड में स्टोर कर सकते हैं। यानी उसके बैकएंड में क्या होता है, एक सर्वर रहती है बहुत बड़ी, जिसमें हम लोग अगर कुछ भी अपलोड करते हैं तो वो क्लाउड में जाके सेव हो जाती हैं, जिसे हम लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए खास करके कुछ आईडीज़ होते हैं। अगर आपको आईडी पासवर्ड अगर आपको पता है तो आप उस फोल्डर को, यानी आपकी जो फाइल्स हैं उसे एक्सेस कर सकते हैं, चाहे कहीं से भी हो। तो इसके लिए क्या हुआ, L&T यानी लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, इन्होंने और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने, इन दोनों ने पार्टनरशिप किया है। ठीक है, तो अब इन दोनों के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। तो ये जो लार्सन एंड टुब्रो हैं, इनके जो CEO और MD हैं वो है SN सुब्रमण्यन। हेडक्वार्टर्स की बात करें मुंबई, महाराष्ट्र में है। अब बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के बारे में। तो इसको इंडिया में इसकी ऑपरेशन 1990 से स्टार्ट हुई है, और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है अनंत महेश्वरी जी, और हेडक्वार्टर्स की बात करें हैदराबाद, तेलंगाना में है। तो अगली बात करें CMIE, जिसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड। ये जो है इन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें ये कह रहे हैं कि ये जो इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इन जनवरी 2022 वो गिर चुकी है 6.57% के साथ, और ये सबसे कम है सिंस मार्च 2021, यानी ये अब तक की लोएस्ट है। ठीक है, यानी आप देख सकते हैं कि कितनी ख़राब
कह सकते हैं कितनी ख़राब परिस्थिति है। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होती है वो इंडिया की और गिर चुकी है। ठीक है, कितने तक गिर चुकी है? 6.57%। ये लास्ट मार्च से लेकर देखा जाए तो उससे भी कम है, यानी लोवेस्ट है। खैर, अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, जो कि है ब्लूमबर्ग जो बिलियनियर्स इंडेक्स होते हैं, उस इंडेक्स के द्वारा देखा जाए तो जो गौतम अडानी है, यानी जो अडानी ग्रुप है, उस ग्रुप के जो एमडी एंड सीईओ हैं गौतम अडानी, उन्होंने ओवरटेक कर दिया है इनको मुकेश अंबानी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के एमडी हैं, उनको एज अ एशियाज रिचेस्ट पर्सन। यानी इंडिया से आपको पता ही होगा मुकेश अंबानी जो मैक्सिमम टाइम हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, तो उनको ओवरटेक करके कौन अभी बन चुके हैं एशिया के रिचेस्ट पर्सन? गौतम अडानी जी। ओके, अब इनके बारे में बात करें, टोटल 12 जो पोर्ट्स हैं वो इनके अंडर में हैं, यानी अडानी पोर्ट्स के अंडर में हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई देखिए एशिया के रिचेस्ट पर्सन, ये तो आप लोगों को पता चल गया है। जो वर्ल्ड के यानी ग्लोबली जो रिचेस्ट पर्सन है उसके बारे में आप लोग चाहे तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, वैसे भी इस पीडीएफ में दिया हुआ है। तो अगली है नितिन गडकरी, जो कि रेलवे बोल रहा हूँ, जो ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिसीव किया है लेट माधवराव लिमाए अवार्ड जो होती है वो रिसीव कर चुके हैं अंडर एफिशिएंट एमपी कैटेगरी। जो होती है ना कि एमपी की जो कैटेगरी होती है उस चीज़ के अंडर में ये जो लेट माधवराव लिमाए ये जो अवार्ड है उसको रिसीव कर किए हुए हैं। किन्होंने किया है? नितिन गडकरी। अब बात कर लेते हैं नितिन गडकरी जी के बारे में। तो ये अभी प्रेजेंट टाइम में यूनियन मिनिस्टर है ऑफ रेलवे बोल रहा हूँ, बार बार रेलवे निकल रही है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के मिनिस्टर है। ठीक है, अगली न्यूज़ के बारे में बात करें, लेफ्टिनेंट जनरल जो GAV रेड्डी, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू DGDIA और DCIDS। इसके बारे में अब बात कर ले तो ये जो DGDIA और DCIDS इसका मतलब क्या है? यानी डायरेक्टर जनरल, जो पहले हम बात कर लेते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी इसके, और डिप्टी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ जो इंटेलिजेंस की यूनिट है उसमें GAV रेड्डी, लेफ्टिनेंट जनरल जो GAV रेड्डी है, इनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान देनी है। अगली है ACC यानी अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट, इन्होंने अप्रूव किया है जो LIC के जो चेयरमैन हैं MR कुमार, इनकी टर्म को एक्सटेंड करने के लिए बाय 1 ईयर, यानी 1 साल तक इनकी टर्म जो है वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। अब बात कर लेते हैं LIC के बारे में। ये तो मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया है, तो सिर्फ जान लेते हैं अभी इनके चेयरमैन कौन हैं, MR कुमार, और हेडक्वार्टर्स की बात करें मुंबई महाराष्ट्र में है। अब बाकी सारी चीज़ें जो मैं पहले स्लाइड में बताया था वो सारी चीज़ें यहाँ पर फिर से दी हुई है। ठीक है, तो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ इतना जान लीजिएगा, जो चेयरमैन की जो पद में MR कुमार जी हैं, उनकी जो टर्म है वो अभी 1 साल तक और बढ़ा चुके हैं। और ये किसने बढ़ाया है? ACC यानी अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट, इन्होंने बढ़ाया है। अगला है इसरो के द्वारा आ रही है, माफ़ करिएगा, इसरो के द्वारा ये न्यूज़ आ रही है कि जो INSAT 4B, ये जो कह सकते हैं आप, ये जो सैटेलाइट हैं, इनको सक्सेसफुली डिकमीशन कर चुके हैं थ्रू 14 रीऑर्बिटिंग जो मैनोवरस जो हैं उनके द्वारा। ठीक है, यानी सिंपली आप समझ सकते हैं जो INSAT 4B जो रॉकेट नहीं, जो सैटेलाइट है उसको अभी डिकमीशन कर चुके हैं।
यानी उसकी जो जगह है वहाँ से उसे निकाल चुके हैं। कमीशन करना यानी एक कोई भी ऑर्बिट है तो वहाँ पर वो जाके सेट हो जाती है। अभी डीकमीशन यानी उसकी दिशा चेंज करके वो उसको वहाँ से हटा दिया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये जो इसरो के बारे में। तो इसके जो चेयरमैन है वह एस सोमनाथ, और हेडक्वार्टर्स की बात करें बेंगलुरु कर्नाटका में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। अगली है फुटबॉल से रिलेटेड, जो कि AFC यानी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। इनके जो एक अभी जो कप हुआ, एशियन कप हुआ था, वुमेन्स एशियन कप, जो कि इस बार 2022 में हुई थी, उसमें जो चाइना PR जो टीम है उन्होंने जीता है इस चैम्पियनशिप को, और ये उनकी 9th टाइटल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान देनी है, इसमें उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ कि आपको ध्यान देना है। लेकिन हाँ, आप एक चीज़ को ध्यान दे सकते हैं, ये जो देखिए यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं, यानी आप कह सकते हैं बेस्ट प्लेयर, ऐसे कुछ अवार्ड्स हैं, वो आप थोड़ी ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो इस बार के थे वो चाइना के वांग शान ये जो प्लेयर है उनको दिया गया है। और बेस्ट गोलकीपर की बात करें जू यू जो कि चाइना से हैं, और टॉप गोल स्कोरर जो स्कोरर होते हैं उनको मिला है सैम शेर जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। और फेयर प्ले अवार्ड जो भी मिला है साउथ कोरिया को मिला हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान देनी है। अगली है नवदीप सिंह गिल। इनकी ऑथर यानी ये ऑथर हैं गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा द बायोग्राफी ऑफ नीरज चोपड़ा। ये जो बुक है उसकी ऑथर अभी कौन है? नवदीप सिंह गिल, इन्होंने लिखा हुआ। ठीक है, अब ये नीरज चोपड़ा, इनके बारे में तो आपको पता ही होगा कि 2020 जो टोक्यो की जो ओलंपिक्स हुई है जो कि जापान में हुई है, वहाँ पर जो जैवलिन थ्रो जो इवेंट होती है, जो कैटेगरी है स्पोर्ट्स में, उसमें क्या हुआ, इनको गोल्ड मेडल अभी मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान देनी है। अब इनके कुछ इम्पोर्टेंट और यानी फेमस बुक्स हैं जो कि एथलीट्स के ऊपर लिखी हुई है, तो वो भी आप चाहे तो ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि हुसैन बोल्ट की लिखी हुई है फास्टर देन लाइटनिंग, और अभिनव बिंद्रा जिनको पता ही होगा, जो कि जो क्या कह सकते हैं आपको, इनको भी गोल्ड मेडल मिला था ओलंपिक्स में। और है एस एग्निस्ट ऑड्स जो कि सानिया मिर्जा की बुक है। और एक बुक है माइकल फिलिप्स जो प्लेयर है, उनका एक बुक है बीनेथ द सरफेस माई स्टोरी, ये नामक बुक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। अगला है UNEP यानी जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इन्होंने क्या किया है, एक MOU साइन किया है, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसे साइन किया गया है महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है उनके साथ, ताकि वो जो माझी वसुंधरा जो कैंपेन है उसे सपोर्ट कर सके, और क्लाइमेट चेंज की जो एक्शंस है उससे इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसमें से देखिए दो चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि माझी वसुंधरा जो कैंपेन है उसको, और क्लाइमेट चेंज की जो एक्शंस है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए UNEP इन्होंने एक MOU साइन किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, अब ये माझी वसुंधरा, ये सारी चीज़ें क्या है कि जो हमारे अर्थ को बचाने के लिए बहुत सारी जो क्लाइमेट की हुई एनवायरमेंटल जो चेंज होती है वो सारी चीज़ों को सही तरीके से मेंटेन करने के लिए ये माझी वसुंधरा प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया था। अब बात कर लेते हैं UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में। तो इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो है नायरोबी जो कि केनिया में है, और इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो है इंगर एंडरसन जो कि डेनमार्क के हैं। ठीक है, और बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के। तो इनके यहाँ के अभी प्रेजेंट टाइम में जो चीफ मिनिस्टर है वो है उद्धव ठाकरे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान देनी है।
अगली है वेस्ट बंगाल जो स्टेट है, उन्होंने स्टार्ट किया है ओपन एयर क्लासरूम जिसका नाम है परय शिक्षालय, ये नामक प्रोग्राम को, यानी ये ओपन एयर क्लासरूम है, इसे स्टार्ट किया गया है ताकि ये जो कोविड-19 की जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं इस चीज़ को यानी काउंटर करने के लिए। तो ये जो प्रोग्राम है ये किस चीज़ के लिए है? जो 1 to 7 जो क्लासेस के बच्चे हैं उन लोगों को ये सारी चीज़ें बेनिफिट्स मिल सकती है। ठीक है, अब लोग ये क्या है कि घर बैठ के ये लोग पढ़ सकते हैं, मोबाइल के थ्रू हुआ, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू हुआ, ये सारी चीज़ों के द्वारा ये लोग पढ़ सकते हैं। और बात करते हैं गवर्नमेंट के ये जो वेस्ट बंगाल के बारे में, तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है ममता बनर्जी। ठीक है, उनकी अभी ये थर्ड टर्म जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और गवर्नर की बात करें जगदीप धानकर जी हैं, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जियोलॉजिकल पार्क्स है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोगों ने कंप्लीट किया 10th फेब की जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके बारे में। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें उन सारे बच्चों के साथ जिनको आपको लगता है कि उनको ज़रूरी है। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो इसी के साथ कहना चाहता हूँ थैंक यू और मिलते हैं कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।